नमस्कार साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एमपी वर्ग 3 सीटेट एंड सभी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आप सब लोगों को बहुत मदद करेंगे परीक्षा में। दोस्तों हम सब लोग देखेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। हमको ये बताना है कि सबसे बेहतर कब सीखता है बच्चा। पहला विकल्प है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। चलिए दोस्तों हम लोग समझेंगे पहले। तो आप सब लोगों को पता होगा कि पियाजे की 4 स्टेजें थी। उसमें सबसे पहली थी सेंसोरी मोटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट और चौथी फार्मल। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अवस्थाएं कब से कब होती हैं। देखिए सबसे पहले इन अवस्थाओं को, पियाजे की 4 अवस्थाओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है SPCF। ये आप लोग याद रख सकते हैं। S से सेंसोरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट और F से फार्मल। तो देखिए इनकी अवस्थाएं भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सेंसोरी मोटर की अवस्था 0 से 2 वर्ष, और एक रुकिए थोड़ा, सॉरी, अभी विकल्प हमको देखना है। तो विकल्प क्या कह रहा है? विकल्प A अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा। तो देखिए अब हम लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या है। अमूर्त तरीके से चिंतन कब करता है बच्चा? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो अभी हमने बताया था कि 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की, SPCF। देखिए पहली अवस्था सेंसोरी मोटर, इसको हिंदी में कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। तो इसकी अवस्था सबको पता है कि 0 से 2 वर्ष, इसको हम शैशवावस्था भी कहते हैं। तो इसमें प्रश्न ही पूछा कि जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान बच्चा, तो जन्म से 2 वर्ष के दौरान कौन सी अवस्था होगी? सेंसोरी मोटर। तो इसमें बहुत आसान है, विकल्प C इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। कब बच्चा सीखेगा अच्छे से? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे अधिक गहन और समाजीकरण होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन कब होता है बच्चे का? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा सबसे पहली स्टेज आती है शैशवावस्था, जन्म के बाद की अवस्था में। इसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था, उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। देखिए तो इसमें सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब सीखेगा बच्चा? आप सब लोगों को पता होगा कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, इसलिए सबसे पूर्व शैशवावस्था में बालक का सोशलाइजेशन कहाँ तक सीमित रहेगा? उसके घर तक, परिवार तक, यहीं तक सीमित रहेगा। पूर्व बाल्यावस्था में अपने घर परिवार, पास पड़ोस, यहाँ तक सीमित रहेगा। लेकिन जो किशोरावस्था उसमें वे अपने सब दोस्तों से भी मिलेगा स्कूल में, और उसकी बहुत बड़ी मित्र मंडली बन जाएगी। इसलिए उसका जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होगा वो किशोरावस्था होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर C। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। देखिए ये प्रश्न हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना क्या माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम लोग हैं, बच्चे का विकास है वो एक हेरिडिटी
और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का में ही हम लोग हैं, मतलब बच्चे के विकास में 50% भूमिका हेरिडिटी की रहती है जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, और 50% इन्वायरमेंट की जिसको हम लोग इन्वायरमेंट पर्यावरण कहते हैं। देखिए आनुवंशिकता हेरिडिटी जो होती है बच्चे की, वे सामाजिक कौन सामाजिक संरचना, देखिए पर्यावरण जो बच्चे का है, इन्वायरमेंट है, वो तो बदला जा सकता है, आप लोगों को पता है, लेकिन जो हेरिडिटी है जो उसके माता पिता से मिलेगा वो तो स्थिर रहेगा ना। देखिए इसमें देखिए कोई भी बच्चा होगा तो उसका इन्वायरमेंट जो है तो कभी भी बदला जा सकता है। आज वो अच्छी बस्ती में रह रहा है, कल वो ख़राब बस्ती में बुरे लोगों के साथ, चोर के साथ रहने लगेगा तो उन्हीं के जैसा बन जाएगा। तो जिस पर्यावरण में वो रहेगा उसी प्रकार ढल जाएगा वे। लेकिन आनुवंशिकता तो बच्चे की हेरिडिटी जन्म से ही उसको मिल गए ना, जो उसको जीन्स मिलने थे, वे तो कभी नहीं बदलेंगे। जन्म के दौरान उसके जो माता पिता के से उसको गुणसूत्र मिलेंगे वे तो कभी बदल नहीं सकते हैं। पर्यावरण तो बदला जा सकता है बच्चे का, वह आज अच्छी जगह में रह रहा है, कल बुरी जगह में रहने लगेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर है स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो कौन सा संबंध? देखिए अवलोकनीय व्यवहार, हम लोगों को पहले पॉइंट पढ़ा करिए। प्रश्न एक बार हम लोग अगर 2 बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में उत्तर उसका निकल आएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत संबंध है उसका। देखिए यहाँ पर व्यवहार आप लोगों ने देखा होगा, तो व्यवहार का किस पर आधारित है? व्यवहार तो व्यवहारवादियों पर आधारित रहेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? देखिए ये प्रश्न हम लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से। समझ, उसकी समझ को कौन प्रदर्शित नहीं करता? देखिए आप चारों विकल्प पढ़िए। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण। देखिए दोस्तों, तो नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इनमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। हम नीचे से चलेंगे। देखिए पैडागॉजी में हम लोगों को 4 में से एक विकल्प छांटना होता है, इसलिए हम लोगों को 3 पहले गलत उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम एक ढूंढ पाएंगे सही। देखिए नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। देखिए अगर कोई उदाहरण से नियम की ओर पढ़ा रहा है, इसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, तो ये तो अच्छी विधि है, तो ये तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये तो विकल्प नहीं होगा, क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर अच्छी बात है। हम लोगों ने, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। एक हम लोगों के यहाँ एक विधि चलती है हिंदी में, भाषा संसर्ग विधि उसे कहते हैं। उसमें जैसे कोई कहानी या कोई कविता के माध्यम से बच्चों को बीच में संज्ञा आ जाता है, तो उसमें बीच में ही, कहानी के बीच में ही संज्ञा के विषय में भी उनको जानकारी दे देना, तो ये तो अच्छी विधि मानी जाती है। इसलिए उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि इसमें समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला विकल्प चलते हैं सी। परिघटना या उदाहरणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। मतलब विद्यार्थियों को कहना कि वे परिघटना या उदाहरणा को अपने शब्द में, अपने शब्द, देखिए एक चीज़ यहाँ लिखा है अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त बच्चे के अंदर जो होगा ये तो अच्छी बात है ना। अगर वो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, उसको जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान अभिव्यक्त कर रहा है,
ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इसके लिए शिक्षक उसको बढ़ावा देता है। यही तो कहा गया है एनसीएफ में। इसलिए अभिव्यक्त करना ये भी प्रदर्शित करता है समझ के शिक्षण के लिए, ये भी विकल्प नहीं होगा। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए समानता, ये शब्द आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी। समानता, समावेशी शिक्षा, समान अवसर और समान व्यवहार सभी बच्चों के साथ, मतलब एक कक्षा में होशियार बच्चे भी, प्रतिभाशाली बच्चा भी है और एक मंदबुद्धि का बच्चा भी, लेकिन सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और शिक्षक सभी के साथ समान व्यवहार करे। समान अवसर समान व्यवहार, इसलिए ये तो अच्छी बात है अगर वो समानता के और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये अच्छी बात है। देखिए ये अब हम लोगों का उत्तर क्यों होगा ए, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य। देखिए एक चीज़ आप देख लीजिएगा, जहाँ भी ये शब्द आपको मिल जाए, याद करना ये सबसे निगेटिव वर्ड है पेडागोगी। इसलिए याद करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और याद तो कभी कराना ही नहीं है बच्चों को, उनको तो समझाना है, उनकी समझ को हमको विकसित करना है। याद कराना थोड़ा शिक्षक का उद्देश्य है कि याद कराएगा, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। मतलब कोई बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है, उसमें कौन सा सही नहीं है। एक चीज़ आप लोग देख लिया करिए, नहीं, ये नहीं हम लोगों को बहुत जल्दी देख नहीं पाते हैं और गलत हो जाता है हमारा। चलिए एक चीज़ देखिए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई बच्चा काम कर रहा है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, तो ये तो विकल्प हमारा नहीं होगा। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। मतलब कोई बच्चा है, उसको जैसे गणित नहीं आती किसी बच्चे को, लेकिन वो फिर भी गणित सीखने के लिए उत्साहित तो है, बच्चे में उत्साह तो है उसके अंदर, मतलब वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, इसलिए ये भी अच्छी बात है, ये भी उत्तर नहीं होगा। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। अब ये बताइए, एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चों को पढ़ने में आनंद के साथ पढ़ना है। जब किसी कार्य को हमें खेलने में आनंद मिलता है, इसीलिए तो हम लोग मन से खेलते हैं। अगर हमको पढ़ने में भी आनंद मिलेगा तो हम लोग मन से पढ़ेंगे, इसलिए ये भी बात नहीं होगी। ये हमेशा सफल होते हैं। देखिए गलतियाँ तो सभी से होती हैं, और पेडागोगी में कहा गया है कि जब बच्चे गलतियाँ करेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे क्या। आप ही बताइए, जब किसी व्यक्ति से गलती ही नहीं होगी, वो सब सही सही ही करेगा, तो वो इंसान कहाँ से रह जाएगा। वो तो गलती तो भाई भगवान से नहीं होती, बाकी तो सबसे होती है। देखिए तो हमेशा सफल होते हैं, ये बात गलत है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7वां, छोटे शिक्षार्थियों में कौन लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनमें कौन सा लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है। आप फिर से देखिए, नहीं, ये नहीं शब्द को आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए विकल्प ए, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देखिए छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है और छोटे बच्चों में क्या कठिनाई नहीं है। देखिए तो सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में तो कठिनाई होगी उन्हें। आप ही बताइए, कोई छोटा बच्चा है, वे शुद्ध वर्तनी, वे तो ये भी नहीं जानता छोटा बच्चा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, तो उससे सुसंगत वर्तनी में कठिनाई तो होगी। वे ये थोड़ा जानता है कि वर्तनी क्या है। वे तो बच्चे तो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को सामने वाले के, दूसरों के सामने अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, ये रहता है। अब सुसंगत वर्तनी
वो इतना तो जानते नहीं हैं कि कौन सा वर्तनी हम गलत है कि सही है, लेकिन वे अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, इतना ही रहता है। ये सुसंगत वर्तनी तो नहीं होगी, इसलिए विकल्प नहीं होगा। देखिए, शब्दों और विचारों में को समझने में कठिनाई। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा होगा, लेकिन वो अपने विचार सामने वाले के अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है और दूसरे की बातें अच्छी तरह समझ सकता है, ये विकास उसके अंदर हो जाता है। इसलिए ये जो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई है, ये लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। चलिए फिर भी हम अगला देख लेते हैं। आगे भी विकल्प हमें पूरे पढ़ने चाहिए। हमारा उत्तर तो अभी बी सही लग रहा है। वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई। देखिए, वर्ण और शब्द, अभी मैंने बताया कि कोई बच्चा वर्ण और शब्द, छोटा बच्चा कैसे पहचानेगा कि ये एक का है, इसमें आधा का है और आ स्वर है, वो ये थोड़ा जान पाएगा कि इसमें क्या स्वर है और क्या व्यंजन है। वर्ण और शब्दों में पहचान में कठिनाई तो होगी। चलिए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो पढ़ने में गति और प्रवाह में कठिनाई, ये भी लक्षण कठिनाई का नहीं है, कठिनाई का है। इसलिए ये सी और डी ये भी विकल्प गलत होंगे और इसका उत्तर हो जाएगा बी, शब्दों और विचारों में को समझने में कठिनाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है? स्वानुशासन और नियंत्रण, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला विकल्प विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। देखिए, तो इसमें क्या संकेत करता है? स्वानुशासन और नियंत्रण शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करेगा? स्वानुशासन और नियंत्रण, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। आत्मनियम तो उसी को कहेंगे जो अपने सीखने का स्वयं करने की उनकी योग्यता होगी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। यहाँ पर आत्मनियम है, विनिमय कहाँ से आ जाएगा दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? आप विकल्प पढ़िए। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। देखिए, आप पहले यहाँ पर सबसे पहले पढ़िए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ रहे गलत हो गई, रूप में यहाँ पर नहीं लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रूप में यहाँ पर नहीं लिखना है। ये निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, ये है प्रश्न। नहीं यहाँ पर गलत हो गया है टाइपिंग में। चलिए अब पढ़िए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। देखिए यहाँ पर नहीं है, नीचे से पढ़ेंगे, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है, ये तो सीखने के लक्षण है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है। अनअधिगम भी सीखने का हिस्सा है, अनलर्निंग भाई सीख रहा है, ये भी एक सीखने का लक्षण है।
लेकिन जो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन नहीं सीखा जाता दोस्तों, ये सीखने का लक्षण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 10, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। देखिए, तो सीखने का आदर्श काल कब माना जाता है, ये हम लोगों को बताना है। विकल्प पढ़िए एक बार। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। पढ़िए दोस्तों एक बार और सोच के उत्तर दीजिएगा। बहुत सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, सीखने का आदर्श काल कब माना जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चा कब सीखेगा, सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। कब सीखेगा बच्चा, तो सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है बाल्यावस्था में। इसलिए सीखने का आदर्श काल बाल्यावस्था माना जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आप सब लोग देख रहे थे टारगेट स्टडी मंत्रा। आपका लक्ष्य आपको ज़िंदगी में बड़ा बना सकता है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को लक्ष्य अपनी जीवन में निर्धारित करना चाहिए। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आप लोगों को सभी वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन उनकी मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।